नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी के कंप्लीट प्रैक्टिस सेट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हर टॉपिक से वो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आपके लिए। 200-250 प्रश्न हैं, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में बताती चलूँगी। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा बड़ा देश है? किस नंबर पे भारत आता है अगर हम साइज़ की बात करें? आपको ये पता है कि भारत जो है वो जनसंख्या में देखा जाए तो चाइना पहले नंबर पे आता है जनसंख्या की दृष्टि में, और दूसरे नंबर पे आपका भारत आता है। ठीक है, हम अगर आप विश्व में साइज़ की बात कर लें, भारत का एरिया की बात कर लें, क्षेत्रफल कितना है, तो भारत जो है दोस्तों वो 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश आपका भारत है। और सबसे पहला बड़ा जो है, सबसे ज़्यादा एरिया जो है, आप मैप में भी देखा होगा, वर्ल्ड मैप में रशिया के पास है। फिर आपके पास दोस्तों कनाडा है, फिर आपके पास चाइना है, फिर यूएसए है, फिर ब्राज़ील है, और लास्ट में आपका ऑस्ट्रेलिया है। और 7वें नंबर पर आपका भारत है। देख लीजिए, 3 आपको दिख रहे हैं, रशिया, कनाडा, चाइना, फिर यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। थोड़ी सी स्पीड तेज़ रखूँगी दोस्तों कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस टाइम को पूरा यूटिलाइज़ करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? मैंने दोस्तों अभी आपको लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन का, सेंसस करा रखा है, आप उस सेंसस को जरूर पढ़ लीजिएगा। 1 या 2 प्रश्न हर बार परीक्षाओं में सेंसस से पूछ लिए आते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि उससे पूछे जाए, लेकिन पूछे जरूर जा सकते हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। यहाँ पे जो प्रश्न है कितने गाँव हैं, तो दोस्तों दूसरे का आपका हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लगभग जो गाँवों की संख्या है वो 6,40,000 है, जो कि यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। कर्क रेखा सबसे पहले क्वेश्चन आता है कई बार कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आप बताएंगे कर्क रेखा जो दोस्तों है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। इसलिए एक बात आपसे कहूँगी कि मैप खोल के एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा को देख ज़रूर लीजिएगा, कैसे पास हुई है, कहाँ कहाँ से पास हुई है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता देती हूँ कौन कौन से उसके राज्य हैं। सबसे कॉर्नर से हम शुरुआत करेंगे तो गुजरात पड़ेगा, फिर राजस्थान पड़ेगा, फिर आपका मध्य प्रदेश पड़ेगा, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और आपका त्रिपुरा और मिज़ोरम। ठीक है, समझ में आ गया। ये 8 राज्य हैं जहाँ से गुजरती। कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। 8 हैं आपके, देख लीजिए। ठीक है, तो किस राज्य से होकर गुजरती हूँ ऑप्शन में देख लीजिए, अब कौन सा है इसमें से? झारखंड। तीसरे का आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा से तो आपका कर्क रेखा जो है पास ही होता है, तो कौन सा राज्य इसमें से कर्क रेखा के उत्तर में होगा दोस्तों? मणिपुर। मणिपुर की लोकेशन, एक बार इन सब चीज़ों की लोकेशन अगर आपको नहीं आइडिया है, मैप खोल के 5 मिनट के लिए या फिर गूगल पे अपने फ़ोन में ही 5 मिनट के लिए मैप देख लीजिएगा, आपको लोकेशन ज़रूर पता चल जाए। और उससे मैं बता रही हूँ, कई चीज़ों की प्रॉब्लम्स आपकी हल हो जाएगी, आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 5वां प्रश्न, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो भारतीय मानक समय यानी कि IST जिसे बोलते हैं आप, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों? उसकी वैल्यू होती है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, और इसमें क्या है दोस्तों, किस जगह से ली जाती है? ये इलाहाबाद के पास से ली जाती है। ठीक है, इलाहाबाद के पास से ली जाती है। वैल्यू देख लीजिए 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ये आपको पता होनी चाहिए। एक और बात आपको बताऊंगी, जो भारत आपका ईस्ट और वेस्ट जोन है, आप सबसे इधर आपको पता है ईस्ट है और इधर की तरफ आपका गुजरात वेस्ट है, उन दोनों के बीच में अगर पूछा जाता है कई बार कितने घंटे का समय पाया जाता है, आप बताएंगे इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतराल पाया जाता है। कितने घंटे का? ईस्ट और वेस्ट में 2 घंटे का। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। भारतीय मानक समय यानी कि आपका IST, और ग्रीनविच आपका स्टैंडर्ड टाइम जो है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बोलते हैं, GMT आपका, ये वर्ल्ड का पूरा स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका इन दोनों में कितना अंतर पाया था दोस्तों? 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय जो है वो 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच टाइम से। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में अंतर जो है कितने घंटे का है? 5.5 घंटे का। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ़ायदेमंद होगा। देखने के बाद आप खुद लिखेंगे कि हाँ मैम वाकई बहुत चीज़ें रिवाइज हो गई, बहुत टू द पॉइंट था। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा नहीं मिलती दोस्तों? मैंने फिर से कहा है, अगर आपको कन्फ्यूज़न है प्लीज़ एक बार मैप ज़रूर देख लीजिएगा। सारी देखेंगे आप, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सब मिलता है, कौन सा नहीं मिलता है? मणिपुर नहीं मिलता है। 7 का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? भूटान की लोकेशन आपको पता है कहाँ है? ऊपर की तरफ है। भूटान आपको पता है ना कहाँ है? सिक्किम के पास वाला एरिया, यहाँ भूटान है आपका। तो कौन सी इसमें से बताइए भूटान से नहीं मिलती है? तो कौन सी नहीं मिलती? मेघालय नहीं मिलती, बाकी इसमें से तीनों भूटान से आपका मिलता है। 8 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, दूरंद लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो आपको मैं बता दूं 3-4 लाइनें हैं, यही बता दूं तो कई क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। दूरंद लाइन जो आपका वो किसके बीच में? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। अगर हम बात कर लें रेड क्लिफ लाइन, कौन सी लाइन? रेड क्लिफ लाइन, ये किसके बीच में है दोस्तों? ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ऐसे अगर हम बात कर लें मैक मोहन रेखा बोलते हैं, मैक मोहन, ये किसके बीच में है दोस्तों? ये इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। 3 है, दूरंद आपका इंडिया पाकिस्तान, सॉरी इंडिया अफगानिस्तान, रेड क्लिफ आपका इंडिया पाकिस्तान, मैकमोहन आपका इंडिया और चाइना है। और कई बार जो मैंने आपको बताया दूरंद लाइन इंडिया और अफगानिस्तान, और पाकिस्तान अफगानिस्तान होता है क्योंकि इस समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लगा हुआ वो एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूरंद लाइन किसके साथ सीमा निर्धारित करती है? आप बताएंगे अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट देख लीजिए 10 का, रेड क्लिफ लाइन मैंने बताया किसके साथ देखा है? रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान की। 10 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? किसके द्वारा होता है? पाक स्ट्रेट के द्वारा। आपने देखा है ना, आपका ये भारत है, यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ बना हुआ है, और यहाँ पे फिर क्या आपका श्रीलंका। तो ये क्या है आपकी? ये पाक स्ट्रेट है, पाक जल डमरुद्ध, ये आपका क्या है? पाक स्ट्रेट। तो 11 का आपका बी हो जाएगा। मैकमोहन रेखा किसके बीच में है? भारत और चाइना के बीच में। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आसान ज़रूर होता है लेकिन कई बार ही आता है। तो 12 का क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है आपका, उसके 3 तरफ कौन सा देश है? उसके 3 तरफ से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो पूछा जाए कौन सा राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो कौन सा है? त्रिपुरा, और तीनों तरफ ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट देख लीजिए तेरा प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहते हैं? जिसे दोस्तों गोंडवाना लैंड कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। 13 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? 14 का आपका डी हो जाएगा, इसे भाबर कहा जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक लिंक और दे दूंगी, ज्योग्राफी का ही कंटेंट है क्योंकि वो भी आपका सॉयल्स वाला, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। मैं ज्योग्राफी क्लास में उसको डाल भी देती हूँ। सॉयल्स का छोटी सी क्लास है, वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें जितनी चीज़ें मैंने मिट्टी के बारे में बता दी, उससे बाहर कभी मिट्टी नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो बताइए किसका नहीं है? उत्तर प्रदेश का नहीं, समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत का हिस्सा फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में आपके हिमालय का कोई भी पोर्शन नहीं है। तो 15 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्विक रिवीजन में क्विक आंसर होने चाहिए। 16 देखिए, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, सबसे नवीन कौन सी पर्वत श्रेणी है आपकी? शिवालिक। सबसे लेटेस्ट जो आपकी पर्वत श्रेणी है वो शिवालिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय किसके बीच में? देखिए आपको पता है 3 पोर्शन होते हैं हिमालय के, कौन कौन सा? एक आपका ग्रेट हिमालय, ऐसे वृहद हिमालय बोलते हैं। दूसरा आपका होता है, कौन सा होता है? दूसरा आपका लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय से आप बोलते हैं। सबसे लास्ट में आपका शिवालिक होता है, ठीक है। शिवालिक, ग्रेटर हिमालयाज होते हैं, लेसर या मिडिल हिमालयाज, और आपके शिवालिक होते हैं। तो पूछा गया आपसे यही, लघु हिमालयाज या लेसर हिमालय किसके बीच में है? तो ये आप बताओगे कि ट्रांस हिमालय और शिवालिक के, सॉरी महान हिमालय और शिवालिक के बीच में, यानी कि 17 का आपका बी हो जाएगा। ग्रेट हिमालय को महान हिमालय बोलते हैं, महान हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सा है? लघु हिमालय है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपसे पूछा जाता है कि ये जो श्रेणियों के यहाँ नाम लिखे हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे या फिर आपके पास प्रैक्टिस सेट होंगे प्रीवियस ईयर वाले, जो भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे होंगे, वहाँ देखेंगे कुछ क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ये उसमें से एक है, फेवरेट क्वेश्चन है। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम से लगाना है। हम देख लेते हैं कि पहाड़ियों का क्रम क्या है। सबसे ऊपर जो दोस्तों है वो है काराकोरम, ठीक है। उसके बाद लद्दाख, उसके बाद आपका जास्कर, और फिर आपका धौलाधर है। धौलाधर आपका हिमाचल प्रदेश में है। दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है, यानी कि नीचे से लगा दीजिए। सबसे पहला नंबर पे क्या आएगा आपका? धौलाधर, फिर क्या आएगा आपका? जास्कर, और फिर क्या आएगा आपका? लद्दाख, और फिर क्या आएगा आपका? काराकोरम। 2 1 3 4 यानी कि 18 का ए आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बताया। सबसे ऊपर याद रखिएगा काराकोरम है, या तो इनको अल्फ़ाबेट से भी याद रख सकते हैं कि के पहले आता है, फिर एल आता है, फिर जेड आता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और फिर धौलाधर।
नीचे से ऊपर कर दीजिए, ऊपर से नीचे कैसे भी कर लेंगे, आपको ऑर्डर ये वाला रट लेना है। बहुत बार आया है इसीलिए बोल रही हूँ, इसको जरूर कहीं लिख लीजिए, बहुत बार प्रश्न में आया है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में क्या होता है, कम होता है। अगर आप पूर्वी हिमालय की तरफ देखेंगे तो उधर जो आपके ट्रीज होते हैं, जो पेड़ की ऊंचाई होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पश्चिम हिमालय की तरफ। यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए ऊंचाई भी आपने देखी होगी, ऊंचाई जो पर्वतों की है वो किस तरफ ज़्यादा है, वो ज़्यादा है आपकी पूर्वी हिमालय में। पश्चिमी हिमालय में ऐसे हिमालय फैले हुए हैं और पूर्वी हिमालय में ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे हिमालय हैं, फैले नहीं हुए हैं। ठीक है, तो 19 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है, क्या मिलता है सबसे ज़्यादा पश्चिमी में, वन मिलते हैं, तो 20 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए 21। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, ये पाई जाती है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है आपको। पीर पंजाल श्रेणी, जो मैं श्रेणियों के नाम बता रही, धौलाधर, एक बार 5 मिनट के लिए गूगल पे, अगर आपके पास एटलस नहीं है तो एक बार मैप ज़रूर देख लीजिएगा, बस काम खत्म आपका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों आपकी अनाईमुडी है। ठीक है, 22 का ए हो जाएगा, सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है, कौन सा है दोस्तों, अरावली। अरावली को आप अवशिष्ट पर्वत या फिर रेजिडुअल पर्वत बोलते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है दोस्तों, गुरु शिखर है। ठीक है, और अरावली जो है आपका वो 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, 3 राज्यों में फैला हुआ, सबसे ज़्यादा इसका जो पोर्शन है वो है राजस्थान में। नेक्स्ट देख लीजिए। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, ये भी कौन सी है दोस्तों, अरावली। 24 का क्या हो जाएगा, अरावली, डी। सबसे प्राचीनतम है ये, रेजिडुअल पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, और सबसे पुरानी जो है वो कौन सी आपकी, अरावली है। नेक्स्ट देख लीजिए। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है, सतपुड़ा स्थित है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में आपका सतपुड़ा है। ठीक है, सतपुड़ा जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट देख लीजिए। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उन्हें, वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं दोस्तों, वहाँ पर आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, जो बहुत फेमस हिल स्टेशन भी आपका है। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो आपकी हैं दोस्तों, वहाँ पे क्या है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका है नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वो कौन सा राज्य है। यहाँ पे तो एक ही राज्य दिया हुआ है, तमिलनाडु। वैसे अगर देखा जाए तो नीलगिरी पर्वतमाला आपकी 3 राज्यों में फैली हुई है, एक आपका केरल है, तमिलनाडु है और आपका कर्नाटक है। मैं बेसिकली बात करूँ तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है नीलगिरी का वो किस में है, वो तमिलनाडु में है, थोड़ा पोर्शन केरल में और कर्नाटक में भी है। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कितने राज्यों में, तो 3 बताएंगे, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तीनों में है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा पर्वत श्रेणी इसमें से एक ही राज्य में फैली है। हिमालय तो आपको पता ही कि बहुत फैला हुआ है यहाँ से वहाँ तक, तो एक ही राज्य में नहीं होगा। किलिमंजारो भी नहीं है, अरावली भी मैंने आपको बता दिया 3 राज्य में है। तो कौन सा बचा, अजंता। अजंता केवल एक राज्य में फैला है, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। तो कौन सी पर्वत श्रेणी है जो खाली एक राज्य में फैली, वो आपकी अजंता है। नेक्स्ट देख लीजिए। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, 29 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वहाँ हैं, तो कार्डमम पहाड़ियाँ आपकी किस राज्य पर स्थित हैं दोस्तों, कार्डमम पहाड़ियाँ आपकी केरल और तमिलनाडु में स्थित हैं, सी। कार्डमम पहाड़ियाँ आपकी केरल और तमिलनाडु के मध्य स्थित हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ एक चीज़ और, अभी आपको मैंने बताया सबसे जो ऊंची आपकी चोटी होती है वो कौन सी है, मैंने बताया आपको अन्नामलाई। कौन सी है, अन्नामलाई या अनाईमुडी। उसके बाद कौन सी आती, नीलगिरी, और उसके बाद आपकी कौन सी आती, कार्डमम। मैंने क्यों बता दिया, कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ नीचे हैं, कई बार इन तीनों का भी ऑर्डर लगाने को आता है। सबसे ऊपर अन्नामलाई, फिर नीलगिरी और फिर आपका कार्डेमम। नेक्स्ट देख लेते हैं। शेवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो शेवरॉय पहाड़ियाँ दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है, 31 का सी हो जाएगा, शेवरॉय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सी महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला, सब आपकी वहीं पे है महाराष्ट्र में। मांडव आपको पता होगा, मांडव जो है वो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में, 32 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है, तो कौन है दोस्तों, संतोष यादव, 34 का सी हो जाएगा, संतोष यादव। नेक्स्ट देख लीजिए। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची कौन सी पर्वत चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन, 35 का ए हो जाएगा, सबसे ऊंची वही है आपकी। 36 देख लीजिए। नंदा देवी चोटी, ये किसका भाग है दोस्तों, आपके पास 4 यहाँ पे हिमालय दिख रहे हैं, असम, कुमाऊं, नेपाल और पंजाब हिमालय। मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कौन कौन से हिमालय कैसे हैं।
देखिए दोस्तों, आपके सबसे किनारे इंडस नदी या फिर सिंधु नदी जिसे आप बोलते हैं वो बहती है, ठीक है। एक सेकंड अच्छे से क्लियर लिख दो, रुक जाइए। ये देखिए इधर, इधर आपकी समझिए ये सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी यानी इंडस नदी है। और इधर आपकी कौन सी नदी है? सतलज है, ठीक है। तो सिंधु और सतलज के बीच में जो एरिया होता है उसे बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। किसके बीच में? सिंधु और सतलज के बीच में। सतलज और काली के बीच में, सतलज और काली के बीच में जो एरिया है उसे क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। उसके बाद काली और तीस्ता के बीच में, काली और तीस्ता के बीच में जो एरिया उसे बोलते हैं असम हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो एरिया है उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं, गलत बता दिया मैंने आपको, फिर से बताती हूँ। देखिए मैंने आपको बताया, इसमें लिखने में दिक्कत थोड़ी थोड़ी सी ना। इंडस यानी कि सिंधु और सतलज के बीच में जो एरिया है वो कौन सा है? पंजाब का एरिया है। सतलज और काली के बीच में जो एरिया है वो कौन सा है? वो कुमाऊं एरिया है। काली और तीस्ता के बीच में जो एरिया है वो कौन सा है? नेपाल एरिया है। तीस्ता और आपका ब्रह्मपुत्र के बीच में जो एरिया है वो कौन सा है? वो आपका है असम का एरिया। ये क्यों बताया है? कई बार ऐसा आता है कि नदियों के आधार पर आप हिमालय का डिवीज़न करिए, तो ये नदियों के आधार पर है। यानी कि सिंध और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है? पश्चिम पंजाब हिमालय है। सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय है? आपका कुमाऊं हिमालय है। काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय है। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा हिमालय है? आपका कौन सा हिमालय है? असम हिमालय है। अब बताते हैं, नंदा देवी चोटी किसका भाग है? नंदा देवी चोटी आपका कुमाऊं हिमालय का भाग है। यानी कि देखिए याद हो गई, सतलज, सिंधु, सतलज, काली और तीस्ता और आपका ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सा? सतलज सिंधु के बीच में पंजाब, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल, और उसके बाद तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम, ठीक है। तो कौन सा भाग है? ये कुमाऊं का भाग है। 36 का बी हो जाएगा। यानी कि सतलज और कुमाऊं के, काली के बीच में वो कौन सा एरिया है? कुमाऊं हिमालय का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी चोटी आपकी उत्तराखंड में, 37 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, 38 आपका गुरु शिखर चोटी किस राज्य में अवस्थित है? मैंने अभी आपको बताया है, अरावली जो आपकी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है। और गुरु शिखर कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में, वहाँ पर एक बहुत फेमस आपका स्थान है, आपने सुना होगा टूरिस्ट प्लेस, माउंट आबू, है ना। माउंट आबू गुरु शिखर पर्वत पर है। कौन सा है? माउंट आबू, ये गुरु शिखर पर्वत पर है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में, अरावली चोटी पर है ये। कौन सा भारत में स्थित नहीं है? तो कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी सा आपका भारत में है। गोसाई थान जो है ये आपका नेपाल और तिब्बत के पास है, ये आपका भारत में नहीं स्थित है। नेक्स्ट, किसका सुमेल नहीं है? अब देखिए दर्रे जितने मैं बताऊँ उनको ज़रूर लिख लीजिएगा, बाकी इंपॉर्टेंट सारे दर्रे में जनरली क्वेश्चन में आपसे पूछ लूँगी। बॉमडीला आपका अरुणाचल प्रदेश में, आपको पता होना चाहिए, रटना होना चाहिए, रट लीजिए इसको नहीं तो, ठीक है। फिर नाथुला आपका सिक्किम में है। पाल घाट आपका केरल में है। कौन सा यहाँ पे गलत हो गया आपका? भोर घाट। भोर घाट कहाँ पर है? भोर घाट आपका महाराष्ट्र में है। तो इसी का सुमेल नहीं है, बाकी सबका सुमेल है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, पालघाट केरल, भोर घाट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देख लीजिए, रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देख लीजिए, माना दर्रा कहाँ पर है? तो माना दर्रा आपका उत्तराखंड में, 42 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है आपका, वो आपने अगर केदारनाथ में जब ट्रेजेडी हुई थी तो जरूर सुना होगा चौराबाड़ी ग्लेशियर का नाम। ये केदारनाथ के भी ऊपर है, यानी कि केदारनाथ के उत्तर में है। केदारनाथ के भी ऊपर आपका एरिया चौराबाड़ी ग्लेशियर का है, ठीक है। 43 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिमालय के हिमनदों की पिघलने की गति क्या है? सबसे अधिक है। सबसे तेजी से जो हिमनद, जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं वो कौन से हैं? हिमालय के हैं। नेक्स्ट देखिए 45, अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो कौन सा पठार स्थित दोस्तों? मालवा का पठार। 45 का ए हो जाएगा, मालवा का पठार। नेक्स्ट देख लीजिए 46, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? किस तट से दोस्तों? चेन्नई से, ठीक है। औसत समुद्र तल भारत का कहाँ से नापा जाता है? चेन्नई से। 45 का आपका, 46 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है? तो ये 12 समुद्री मील तक है, ठीक है। 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। 47 का सी। नेक्स्ट देखिए, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई, यानी कि जितना ही आपका एरिया है पूरा समुद्र के पास वाला, उसकी लंबाई कितनी है? 7500 है। मैं एक और बात यहाँ पे आपको बताऊंगी, 7500 है। कितने राज्य हैं, यही कई बार पूछा गया कि भारत की तट रेखा पर कितने राज्य हैं? तो दोस्तों 9 हैं। कौन कौन से? हम शुरू कर लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा,
केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका वेस्ट बंगाल। कितने हुए देख लीजिए, गुजरात, फिर आपका महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। 9 है ये, ठीक है। तो ये 9 राज्य आपके पूरे सारे राज्य हो गए, मैंने ऑर्डर वाइज बता दिया है। 9 राज्य हैं आपके जो तटरेखा पर हैं, पता होना चाहिए 9 राज्य कौन कौन से हैं। 7500 इनकी लंबाई है कुल। सबसे अधिक लंबा अगर पूछा है समुद्री तट कौन सा है तो आप बताएंगे गुजरात है। सबसे ज़्यादा लंबा पहले नंबर पे गुजरात है और दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आता है। हो सकता है आपसे पूछ लें कि दूसरे नंबर पे कौन सा लंबा है, तो समुद्री तट किनारा किसका है, आंध्र प्रदेश का है। सबसे लंबा तो गुजरात के पास ही है। 50वां देख लीजिए, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे, मैंने बता दिया आपको कि 9 राज्य लगे। कौन कौन से बता चुकी हूँ मैं आपको। नेक्स्ट देख लीजिए, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है। फिर थोड़ा सा बताऊंगी आपको। यहाँ पे देखिए आपका ये ऐसे भारत का मैप है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो केरल से कर्नाटक वाला एरिया है, थोड़ा ऊपर बना दिया, उतना ऊपर है नहीं। केरल से कर्नाटक वाला जो एरिया है दोस्तों, इसको बोलते हैं मालाबार। क्या बोलते हैं इसको, मालाबार, ठीक है, केरल से कर्नाटक वाले को। और उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र और गोवा वाले एरिया को, मैंने गड़बड़ बना दिया, आपको शुरू से बताना चाहिए मुझे। चलिए शुरू से बताते हैं, ठीक है। देखिए पहले सबसे ऊपर वाला देखते हैं, महाराष्ट्र और गोवा वाला एरिया। ये महाराष्ट्र होगा, ये गोवा, यहाँ का एरिया जो है इसको बोलते हैं कोंकण एरिया। क्या बोलते हैं, कोंकण तट, कोंकण तट, ठीक है। उसके बाद आपका केरल और कर्नाटक वाला एरिया आता है, उसे क्या बोलते हैं, मालाबार, उसे बोलते हैं मालाबार, ठीक है। फिर जो मैंने आपका क्वेश्चन में पूछा है कौन सा है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला एरिया, उसे क्या बोलते हैं, कोरोमंडल, कोरोमंडल बोलते हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले को। और उसके ऊपर क्या है आपका, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार जिसे बोलते हैं, ठीक है। फिर से बता दें, ढूंढ ले ध्यान से, कितना अच्छा क्लियर लिख नहीं जा रहा है यहाँ पे। मैं अगर बताऊँ महाराष्ट्र और गोवा के बीच में तो कौन सा है, कोंकण तट है। महाराष्ट्र और गोवा के बीच में कोंकण तट है आपका। और गोवा और आपका किसके बीच, सॉरी, केरल और कर्नाटक के बीच में कौन सा है, मालाबार है। केरल और कर्नाटक के बीच में मालाबार है। अगर मैं बात करूं आपसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में, तो आप बताओगे कोरोमंडल तट है, ठीक है। और ऐसे ही अगर बात करूं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में, तो कौन सा है, नॉर्दर्न सरकार है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में नॉर्दर्न सरकार या उत्तरी सरकार बोलते हैं। प्रश्न में क्या पूछा मैंने, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, तो क्या नाम है, कोरोमंडल। मालाबार किसका नाम है, मालाबार नाम है केरल और कर्नाटक के बीच में। किसके बीच में, केरल और कर्नाटक के बीच में। उत्तरी सरकार किसके बीच में है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में, ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में। कोंकण किसके पास है, कोंकण आपका है महाराष्ट्र और गोवा के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किसे केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो केप कैमोरिन के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, केप कैमोरिन के नाम से कन्याकुमारी को जाना जाता है। 52 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बैरन द्वीप कहाँ पर अवस्थित है। तो बैरन द्वीप दोस्तों आपका अंडमान निकोबार में है। और अंडमान निकोबार कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। देखा होगा, सुना होगा आपने, बैरन द्वीप आपका कहाँ है, इस साइड है। इस साइड आपका देखिए भारत में क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इस साइड क्या है, अरब सागर है, ठीक है। और सबसे नीचे क्या है, हिंद महासागर है। तो यहाँ पे क्या है आपका, बैरन द्वीप अवस्थित है, अंडमान निकोबार में है। और बैरन द्वीप जो मैं बता रही हूँ आपको, बैरन आइलैंड जो है, ये एक्टिव वॉल्केनिक वो है, वॉल्केनिक आइलैंड है हमारे इंडिया का। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा वॉल्केनिक या एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया में, तो आप बताएंगे बैरन द्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर अवस्थित है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप दोस्तों पुलिकट झील पर है। कहाँ पर अवस्थित है, पुलिकट झील पर, आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। और इस पर एक बहुत फेमस रिसर्च सेंटर, उसका नाम है दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। श्रीहरिकोटा द्वीप पे कौन सा फेमस आपका अंतरिक्ष स्टेशन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये कहाँ पर है, पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो 54 का क्या है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। कई चीज़ें मैं आपको जो क्लासेस ली थी भौतिकी वाली, उसमें बताया भी हुआ है। एक बार उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखा तो आपको वहाँ से करके फिर आप आएंगे तो ज़्यादा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल क्या पृथक करता है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार से। 55 का बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 56 कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। कौन सा है दोस्तों, आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप क्या है, प्रवाल द्वीप, या फिर इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोरल आइलैंड। ये ढेर सारे कोरल से आइलैंड से बनकर एक द्वीप बना हुआ है, कोरल आइलैंड्स, कोरल आइलैंड है, ठीक है, इसको इसलिए हम बोलते हैं कोरल आइलैंड भी, लक्षद्वीप को। 56 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए,
लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, मैंने आपको बताया है कि आपके पास दो हैं द्वीप। कौन कौन से? एक अंडमान निकोबार है, वो आपका किधर बंगाल की खाड़ी में है, और एक क्या है, अरब सागर में। अरब सागर में कौन सा है? अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है। तो 57 का बी हो जाएगा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? कि जो ये आपके आइलैंड है, ये सब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ठीक है, ढेर सारे द्वीप समूह का आइलैंड है अंडमान भी और आपका लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में 36 आपके द्वीप समूह हैं, 58 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द्वीप का समूह लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का समूह क्या है? मैंने बताया आपको, प्रवाल उत्पत्ति का, यानी कि कोरल आइलैंड का ग्रुप है। 59 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत का बड़ा नगर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा नगर द्वीप मुंबई पर स्थित है। 60 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या पुकारा जाता है? ये सभी चीज़ें देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। नदियों का नदियों तंत्र का मैंने बताया था, उसमें प्रायद्वीपी वाला रह गया था आपका, वो मैं नोट्स के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगी, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका गंगा वाला सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट बताना। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? पद्मा के नाम से। 61 का बी हो जाएगा, पद्मा। नेक्स्ट देख लीजिए, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो कौन सी नदी है दोस्तों? मंदाकिनी है। 62 का बी हो जाएगा। कौन सी नदी है? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच मंदाकिनी बहती है। नेक्स्ट है, किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो किस नदी पर है दोस्तों? अलकनंदा पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किसके तट पर है? अलकनंदा के तट पर है। 63 का डी। 64 आपका है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, कौन सी है? गोमती है, फुलहर झील। फुलहर झील है गोमती नदी में, उसमें आपका क्या है, एकमात्र गंगा नदी की सहायक नदी है जो कि आपकी इसका उद्गम मैदान में है। फुलहर झील है पीलीभीत में, वहाँ से गोमती निकलती है, ठीक है, और फिर बाद में ये जुड़ जाती है, कहाँ जाके? गंगा से जुड़ जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? मैंने वहाँ सबको आपको बताया था कौन कौन सी नदियाँ सहायक नदी है यमुना की। तो कौन सी यहाँ पे नहीं है बताइए मुझे, कौन सी नहीं है? रामगंगा। 65 का डी हो जाएगा आपका। रामगंगा जो है वो यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी बेतवा, चंबल, केन तीनों आपकी क्या है? यमुना की सहायक नदी है, जिसे इंग्लिश में आप ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरी वो होती है जो सहायक नदियाँ होती हैं जुड़ती हैं, और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? जब ये डिवाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं छाछड़ आपका, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो कौन सी नहीं मिलती है? बेतवा, चंबल, केन मैंने बता दिया कि मिलती है। तो कौन सी नहीं मिलती है? सोन। सोन जो है वो गंगा की सहायक नदी, गंगा में मिलती है, ठीक है, गंगा से मिलती है। 66 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थान दोस्तों बंदरपूंछ है। बंदरपूंछ, वो पूरा देखिएगा आप एक बार, डिस्क्रिप्शन वो वीडियो में लिंक उसका भी लगा दूंगी, 3-4 लिंक इसमें दे दूंगी, जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में बाकी ज्योग्राफी की आप प्लेलिस्ट जो बनी हुई वहाँ जाके देख लीजिए, वहाँ ये सब चीज़ें दी हुई हैं, वहाँ पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट खोल के आप फटाफट पढ़ ली, छोटी छोटी चीज़ें दी हुई हैं, पढ़ लीजिए, लेकिन क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। 67 का क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, 68 आपका, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन सी है? वो दोस्तों आपकी है, कौन सी है बताइए? वो है आपकी, इसमें से तीनों, सभी, यहाँ पे आप लिख लीजिए सभी, क्योंकि मानसरोवर झील के पास से ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों निकलती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको? लिखना है कोई नहीं, नहीं सभी, सभी जो है इनमें से ब्रह्मपुत्र, सतलज नदी तीनों का क्या है? तीनों का जो स्रोत है वो क्या है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? मैंने आपको बता रखा है कि जितनी नदियां आपकी इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सब क्या करती हैं? डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। और जितनी नदी आपकी अरब सागर में गिरेगी वो क्या बनाएंगी? वो एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती? एस्चुरी, या फिर इनको बोलते हैं कि ये रिफ्ट वैली के थ्रू, भ्रंश घाटी के थ्रू बहती हैं, ठीक है, इन सब नदियों को जो अरब सागर में गिरती हैं। फिर से बता दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों को होता हौच पौच हो रहा हो। जितनी नदियाँ इधर गिरती हैं, किधर? बंगाल की खाड़ी में, वो क्या बनाती हैं? वो सब डेल्टा बनाती हैं। जितनी नदियाँ इधर गिरती हैं अरब सागर की तरफ, वो क्या बनाती हैं दोस्तों? वो एस्चुरी बनाती हैं, या फिर रिफ्ट वैली के थ्रू बोलते पास होती हैं, जिसे हिंदी में आप भ्रंश घाटी बोलते हो। तो कौन सी नदी बताइए डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? सारी नदियाँ जो मेजॉरिटी हैं आपके इंडिया में रिवर सिस्टम में, सब डेल्टा बनाती हैं। सिर्फ कुछ नदियाँ जैसे नर्मदा, तापी, लूनी, यही सब आपकी कहाँ है? वो आपकी अरब सागर में गिरती हैं। उन्हीं का नाम अगर आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन में दिक्कत ही नहीं होगी। नर्मदा हो गई, तापी हो गई, लूनी हो गई, ये सब क्या है? ये सब आपकी अरब सागर में गिरती, बाकी सब आपकी कहाँ गिरती है? उधर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी? नर्मदा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होगी? मैंने बताया अभी, जो एस्चुरी बनाएगी, जो अरब सागर में गिरेगी, वो भ्रंश घाटी से होकर बहेगी। तो कौन सी है? नर्मदा, तापी या फिर लूनी में से देख लीजिए कौन सा नाम दिख रहा है? तापी दिख रहा है, तापी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होगी। 70 का आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लीजिए 71 आपका, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होगा दोस्तों? अमरकंटक से होगा। ठीक है, अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। 71 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? फिर वही प्रश्न आ गया, कौन सी नहीं गिरेगी बताइए आप? नर्मदा, तापी और लूनी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तापी। ठीक है, कोई दिक्कत? फटाफट हो रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पे है? तो कावेरी नदी का उद्गम जो है दोस्तों वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में कहाँ है? कर्नाटक में कावेरी नदी का उद्गम है। ठीक है, और उसका कहाँ बताया था मैंने? नर्मदा का भी, नर्मदा का अमरकंटक है। 74 का बी हो जाएगा। 75 देख लेते हैं, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, लंबाई में देखना है तो सबसे लंबी कौन सी है? सबसे लंबी गोदावरी है। फिर कौन सी है? फिर नर्मदा है। और फिर कौन सी है? फिर महानदी है। फिर ताप्ती। देख लीजिए कौन सा ऑर्डर है। सबसे पहले आपका गोदावरी, फिर नर्मदा, महानदी और ताप्ती। तो दूसरा ऑप्शन बी दिख रहा है आपको, वही मान लीजिए 75 का बी। सबसे लंबी गोदावरी, फिर नर्मदा, महानदी और ताप्ती। नेक्स्ट देख लेते हैं, सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलते हैं? सोन, नर्मदा और महानदी निकलते हैं आपके अमरकंटक से। ठीक है, नर्मदा मैंने बताया था अमरकंटक से निकलते हैं, तो अगर नर्मदा याद होगा तो आप तीनों कर लोगे, है ना। नर्मदा और ये तीनों कहाँ से निकलते हैं? अमरकंटक से। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से सबसे लंबी कौन सी नदी है? सबसे लंबी कौन सी है प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो गोदावरी नदी सबसे लंबी है। 77 का आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सी एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी एक कृष्णा नदी सहायक नदी नहीं है दोस्तों? आपकी तेल। तेल जो दिख रहा है ऑप्शन ये क्या है? कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी भीमा, ड्रोना, ड्रोन है ये, डान नहीं है, ड्रोन नाम है इसका। ठीक है, भीमा, ड्रोना आपका और तुंगभद्रा, ये सब आपकी क्या है? कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। तेल जो है आपकी ये किसकी है? ये महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है? ये महानदी की सहायक नदी है। इसका मैं आपको नोट्स जैसे मैंने उसका दिया था वैसे इसका भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, आज ही रात में प्रोवाइड कर दूंगी डेफिनेटली। ठीक है, आज रात में आपको उसका वो मिल जाएगा नोट्स, जो आपकी नदियों वाला रह गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर आपका 79, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो कौन सा है? देखिए, दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर हुगली की सहायक नदी है। 79 का आपका बी हो जाएगा, दामोदर हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो दोस्तों दामोदर सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, इसको बायोलॉजिकल डेजर्ट भी बोलते हैं। ये इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि अब एक तरह से मरुस्थल बन गई है। ठीक है, इसे जैविक मरुस्थल ही बोलते हैं, बायोलॉजिकल डेजर्ट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 81, कौन भूमि बंधित नदी है? तो लूनी आपकी भूमि बंधित नदी है। भूमि बंधित का मतलब क्या है? ये गिर नहीं पाती प्रॉपर कहीं भी। ठीक है, ना ही लूनी, ना ही उसमें अरब सागर में गिरती है, ना ही आपकी किस तरह प्रवाहित होती है बंगाली खाड़ी में। ये क्या होती है? थोड़ी देर बाद, थोड़ी थोड़ी बहने के बाद फिर क्या होती है? नदी में नहीं सागर तक जा नहीं पाती, उसमें ज़मीन में ही मिल के रह जाती है। ठीक है, तो कौन सी भूमि बंधित नदी है? लूनी। 81 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कौन सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन के लिए जानी जाती है? तो कौन सी जानी जाती है दोस्तों? आप लोगों ने बहुत बार नाम भी सुना होगा इसका। क्या नाम है इसका? कोसी। कोसी जो है वो अपना नदी का परिवर्तन बहुत बार करती है। उसकी वजह से क्या होता है? बिहार में बहुत बार बाढ़ आती है। ज़्यादातर जो होता है बिहार में बाढ़ आने का कारण क्या होता है? कोसी नदी, क्योंकि ये अपना परिवर्तन बहुत करती है, बदलती रहती है अपना रास्ता। उसकी वजह से क्या होता है? बाढ़ आ जाती है, और इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? सौरो ऑफ बिहार, दुख, बिहार का दुख भी इसे बोला जाता है। ठीक है, सौरो ऑफ बिहार आप बताएंगे कोसी को बोलते हैं, क्योंकि बहुत बार अपना रिवर का पथ पर, मतलब नदी का अपना रास्ता चेंज करती रहती है। 82 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन के लिए जानी जाती है? मैंने बता दिया अभी आपको, कोसी। 83 का बी आपका आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और किसको कहा जाता है ये? तो विदर्भ दोस्तों महाराष्ट्र को बोला जाता है। ठीक है, और गुजरात को क्या बोला जाता है? गुजरात को सौराष्ट्र बोला जाता है। सुना होगा आपने नाम, सौराष्ट्र गुजरात को बोलते हैं, और महाराष्ट्र क्या बोलते हैं? विदर्भ बोलते हैं। 84 का बी हो जाएगा। 84 का क्या हो जाएगा? बी, महाराष्ट्र। विदर्भ महाराष्ट्र को बोलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारत का कोहिनूर? आंध्र प्रदेश को। 85 का ए हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाता है? भारत का कोहिनूर कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 86, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? किस राज्य को जाना जाता है? कर्नाटक को। कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। कौन नहीं सम्मिलित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दोस्तों? कौन सा एरिया है आपका? डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो राष्ट्रीय, सॉरी उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश तो है ही है, नोएडा वगैरह एरिया तो है ही, उत्तर प्रदेश नहीं है।
कौन सा होगा देखिए दोस्तों, इसमें मैंने गलती से बता दिया आपको, उत्तर प्रदेश का तो है ही एरिया, नोएडा वगैरह सब आपका एनसीआर में ही आता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है। पंजाब का जो एरिया है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं है। और मैंने भी आपको हाल में जो करंट की प्लेलिस्ट अपलोड की वहाँ बताया भी है आपको कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसे एनसीआर है डेवलप हुआ है, उसी तर पे अभी एक राज्य ने भी एससीआर यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन को डेवलप करने की कोशिश किया, मतलब अनाउंसमेंट कर दिया, अभी करेगा। कौन सा है राज्य वो आपका स्टेट कैपिटल रीजन जो करेगा डेवलप, वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य, यानी कि लखनऊ के आसपास अब सारे जिलों को उसी तरह डेवलप किया जाएगा जैसे कि दिल्ली के आसपास जितने भी एरिया हैं, नोएडा वगैरह, हरियाणा, उन सबको डेवलप किया गया है, ठीक है, गुरुग्राम वगैरह। नेक्स्ट देख लेते हैं 87 का बी, उसके लिए आप करंट की भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। 88 आपका क्या है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। बता देती हूँ पहले आपको कौन सा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर आपका मध्य प्रदेश है, फिर आपका महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। 4 राज्य आपको पता होने चाहिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। देख लीजिए कौन सा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, 88 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा राज्य है, उत्तराखंड, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तो 3 सबसे बड़े राज्य और उसके बाद यूपी आता है। सबसे छोटा कौन सा है, उत्तराखंड, 89 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा सुमेल नहीं है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ दोस्तों, कैपिटल पूछी हुई है आपसे, ठीक है, तो बताइए कौन सी कैपिटल मेलित नहीं है। आप बताइए इसमें से, मणिपुर की नहीं मेल है, क्योंकि त्रिपुरा की अगरतला होती है, नागालैंड की कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। मणिपुर की क्या होती है, मणिपुर की दोस्तों इम्फाल होती है। क्या होती है मणिपुर की कैपिटल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक त्योहार मनाती है। कौन सी मनाती है, थारू, और जो कहाँ रहती है, जो यूपी और उत्तराखंड में पाई जाती है। ये क्या करती है जनजाति, आपके दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, ठीक है, 91 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, झूमिंग करते हैं। झूमिंग की प्रैक्टिस कौन करते हैं। झूमिंग यानी क्या दोस्तों होता है, उस पर्टिकुलर एरिया पे पहले काम करना, खेती करना, उसके बाद उनको छोड़ के चले जाना। तो 92 ये कौन प्रैक्टिस करता है दोस्तों, ये प्रैक्टिस करते हैं खासी के लोग। खासी के लोग यानी कि मेघालय में लोग, ये जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं, खासी जनजाति आपकी, गारो, खासी, ये सब आपकी कहाँ मिलती है, मेघालय में मिलती हैं, ठीक है। झूमिंग कौन करता है, खासी जनजाति के लोग करते हैं। 92 का बी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुमेल करना है अब आपको। सुमेल कैसे करेंगे, जनजातियाँ दी हुई हैं और एक तरफ आपको राज्यों के नाम दिए हैं, तो बताइए ज़रा क्या सुमेल होगा। मोपला, मोपला रिवोल्ट सुना होगा, मोपला विद्रोह आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल में हुआ था, तो पहले का तो तीसरा हो जाएगा, ठीक है। मुरिया, मुरिया कहाँ पर है, मुरिया आपका छत्तीसगढ़ में है, यानी कि दूसरा चौथा हो जाएगा, ठीक है। टोंडा आपका कहाँ जनजाति मिलती है, टोंडा आपकी तमिलनाडु में मिलती है। और मुंडा कहाँ मिलते हैं, मुंडा आपके उड़ीसा में मिलते हैं, ठीक है। मुंडा आपका उड़ीसा में, तो 3 4 2 1 बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से देख लीजिएगा एक बार, मोपला आपका, मोपला विद्रोह से याद आएगा केरल। मुरिया आपका कहाँ पे है, मुरिया आपका छत्तीसगढ़ में जनजाति है। टोंडा जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, तमिलनाडु में। और मुंडा के लोग कहाँ पाए जाते हैं, उड़ीसा में। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सुमेल नहीं है, इसमें से कौन सुमेल नहीं है बताइए मुझे आप, ठीक है। कौन सी किसकी राजधानी बताइए, गलत लिखी हुई है, मेघालय की कोहिमा। और इसके बाद चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, कौन सुमेल नहीं है गलत है, कौन सुमेल है आपको बताना है, ठीक है। कौन सा सुमेल है, क्यों कह रही हूँ, क्योंकि असम की शिलोंग आपको गलत दिख रही है। किसकी होती है, असम की क्या होती है, असम की दिसपुर होती है, ठीक है, असम की दिसपुर है। मेघालय की शिलोंग है और आपकी नागालैंड की कोहिमा है। नागालैंड की क्या है, कोहिमा होती है। तो कौन सी आपकी सही है यहाँ पे, मिजोरम की आइजोल बिल्कुल सही है, ठीक है। असम की दिसपुर है, मेघालय की शिलोंग है और नागालैंड की कोहिमा है, तो 94 का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मिजोरम आइजोल सही है। कौन सुमेल है यहाँ पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, थारू लोगों का निवास कहाँ पर है। तो थारू लोगों का निवास दोस्तों कहाँ पर है बताइए। थारू लोग मैंने अभी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, ये जो दिवाली है उसको शोक के रूप में मनाते हैं, ठीक है। 95 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, गद्दी लोगों का निवास कहाँ है, गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में, 96 का सी हो जाएगा। गद्दी जनजाति आपकी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, संथाल लोगों का निवास कहाँ है, तो संथाल लोग जो हैं वो पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, ठीक है, 97 का आपका डी हो जाएगा, पूर्वी भारत में पाए जाते हैं संथाल लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद, ऋतु प्रवास कौन करते हैं। ऋतु प्रवास यानी कि टाइम टू टाइम जो मूव करते रहते हैं, थोड़े टाइम पे एक ऋतु में कहीं रहते हैं, अगले ऋतु में कहीं और चले जाते हैं। तो ऋतु प्रवास की प्रैक्टिस कौन करते हैं, वो कौन करता है, जौनसारी करते हैं, 98 का सी हो जाएगा, जौनसारी लोग ऋतु प्रवास किया करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती, कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती दोस्तों, चेंचू जनजाति। कौन सी जनजाति पाई जाती है, चेंचू जनजाति, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं उसके बाद,
गारो एवं खासी भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती, कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये आपकी मेघालय में पाई जाती है। मैंने बताया गारो और खासी जनजाति भी वहीं पाई जाती है और ये भाषा भी वहीं बोली जाती है। दोस्तों आज मैं आपको 100 ही क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि 200 कराने में बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और आप लोगों का भी उतना इंटरेस्ट नहीं बना रहेगा। तो आज मैं बहुत स्पीड में कराई हूँ, फिर भी इतनी टाइम हो गया है। कल अभी हम लोग और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कर लेंगे, तो हमारा पूरा क्विक रिवीजन मैराथन क्लास हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आपको कोई क्वेरी हो वही पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। आपको मैं इसका पीडीएफ अगर दे भी दूंगी तो क्वेश्चन नहीं जाएंगे, आंसर नहीं आपके पास जाएंगे। पीडीएफ आप बोलेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इसका। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।